परिवार का मोदी जी ने चुरा के अडानी साहब को दे दिया है सारा। हर परिवार का 1 करोड़ रुपए बनता है। बैठ के तथ्यों पे बात करें, जैसे ईवीएम पे हम तथ्यों से बात कर रहे हैं ना, वैसे ही कैसे बनता जो है? 150 लाख करोड़ का कर्ज लिया ना मोदी जी ने पिछले अपने 9 सालों में, ये तो आप पब्लिक में डोमेन में पढ़ रहे हो ना, लिया है ना, वो कहाँ गया? हम और आप कहाँ गए या अडानी जी कहाँ गए? वहीं से शुरू करेंगे, इसलिए कह रहा हूँ ना, कोई निर्मला सीतारमन जी को भेजें, जैसे मोदी जी ने हमारी बातों का वीवीपैट का जवाब देने के लिए भेजा है ना 2 अपने जनरल्स को, एक कुरैशी साहब को, एक रावत साहब को। उनकी बातों को हमने कैसा 2 मिनट में झूठा ठहराया। तो ये भेजे निर्मला सीतारमन साहिबा को कि मैं कह रहा हूँ कि देश का हर एक परिवार करोड़पति होना चाहिए अगर अडानी से पैसे ले लिए जाएंगे तो। सिर्फ क्या उसमें हमारी पूजा आराधना कम हो जाएगी अगर 1 करोड़ रुपए में मिल जाएंगे सबको, हर परिवार को? इस बात का जवाब दें मोदी जी पहले। सर, कल कई राज्यों से हिंसा की खबरें भी सामने आएंगी, चाहे महाराष्ट्र का मीरा रोड हो या बिहार का मुजफ्फरनगर। जो लोग हिंसा के पीड़ित हैं उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा तो वो अपनी जो इलाज ठीक से कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? इस सवाल का जवाब मोदी जी को देना चाहिए। पर जिस तरह से पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल था कल, उसमें कुछ वीडियो हजरतगंज का भी है, लखनऊ से, जहां पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री राम राज्य की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये जो अभद्र शब्द और गाने बज रहे हैं, उससे किस तरह का संदेश है? राष्ट्र किस तरफ जा रहा है? देखिए, ये सब आप आरएसएस के लोगों से पूछिए, ये जो भी इस प्रकार की बातें करते हैं, और जो मैं कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा प्रिय बात किसी को हो सकती है? किसी भी देश के परिवार वाले को कि 1 करोड़ रुपए कम से कम मिलना चाहिए हर एक परिवार वाले को। ये 1 करोड़ रुपए की बात ना करके दूसरी कोई भी बात करने वाला देश का हितैषी है, हर परिवार का हितैषी है या दुश्मन है? आप सब डिबेट एक ही बात पे होनी चाहिए कि हर देश का हर परिवार करोड़पति कैसे बनेगा, और अभी कैसे बनेगा अडानी साहब से पैसे वापस लेके। ये बात अच्छी है या बुरी है? इससे महत्वपूर्ण बात अगर किसी और के पास है तो वो इससे महत्वपूर्ण बात कर ले, और अगर वो इससे महत्वपूर्ण बात नहीं रखता, कोई और बात में डाइवर्ट करता है, तो वो आरएसएस का एजेंट, आरएसएस का दलाल है। पर जिस तरह से 15 लाख की बात कही जाती है, अगर सवाल पूछते हैं तो फिर उन मुद्दों को गिनवा देते हैं कि मेरे 15 लाख जब आ गए थे जब ट्रिपल तलाक खत्म हो गया था, मेरे 15 लाख जब आ गए थे जब कश्मीर से 370 हट गई थी। वैसे ही आपके इस मुद्दे को भी गिना देंगे कि मोदी जी काम कितने कर रहे हैं। अब देश का हर परिवार ये पूछेगा कि मेरे 1 करोड़ जब आ जाएंगे, जब मेरे हाथ में आ जाएंगे, और असली वाले, ये नकली नोट नहीं। आजकल अगर हम आपको इसीलिए तो कह रहे हैं निर्मला सीतारमन साहिबा को सामने आने दीजिए। क्या जितने नोट छपवा लिए इन्होंने उतने की स्ट्रेंथ है हमारी ट्रेजरी में? क्या सब लूट के हवाले कर दिया अडानी साहब के? ये कागज़ के टुकड़े तो नहीं है नोट कहीं? ये सब सवाल पूछने वाले हैं। पर बुनियादी बात मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आपके पास, अब आप तो ईमानदार जर्नलिस्ट हैं, किसी के पास इससे महत्वपूर्ण मुद्दा है जो मैंने आज आप सब लोगों के सामने कहा है, तो वो मुझे बता दें। हर परिवार को 1 करोड़ मिलने की क्षमता, देने की क्षमता हमारे देश के अंदर मौजूद है आज। इसके बाद अगर कोई भी दूसरी बात करता है आज के बाद, तो वो आरएसएस का एजेंट है या बेवकूफ़ आदमी है। सर, राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए जा रहे हैं, और ऐसे समय में विपक्ष के साथ जब ऐसा हो रहा है तो आप लोग जो ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके खिलाफ कुछ? राहुल गांधी जी भी अपना मुकदमा अच्छे से लड़ पाएंगे यदि सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए उनको भी मिल जाएगा, उनके परिवार को भी। मैं ये कह रहा हूँ आपसे बात, ये बात समझिए ना आप। हम जैसे वकीलों को तो पैसे खर्च करने की मुकदमे में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन और लोगों को तो पड़ती है। हर परिवार अपने मुकदमे भी अच्छे से लड़ पाएगा अगर 1 करोड़ रुपए का उसका हिस्सा उसको मिल जाएगा अडानी से लेके वापस। ये आपकी बात लोगों के गले नहीं उतरेगी कि अचानक से कैसे प्राचा जी 1 करोड़ की बात कर रहे हैं? मैं कोई भी बात तथ्यों के बगैर नहीं करता हूँ। मैं लॉजिक दूंगा ना, निर्मला सीतारमन साहिबा को लाए बीच में, मैं तो कह रहा हूँ मैं लॉजिक दूंगा, और लॉजिक आपने अभी खुद ही दे दिया एक छोटा सा। तो 15 लाख का वादा तो मोदी जी ने किया था, नहीं किया था? वो झूठा वादा नहीं था, वो मिले 15 लाख रुपए मोदी जी और अडानी जी को दे दिए मोदी जी ने। वो झूठा वादा नहीं था, सच्चा था वो सच्चा वादा था। मैं आपको बता रहा हूँ ना। अमित शाह जी जुमला क्यों बता रहे? वो तो अमित शाह जी झूठे हैं। अमित शाह जी ने अडानी जी को पैसे, वो 15 लाख हमारे हर एक के चुरा के दिए हैं। वो हर एक का बोल रहे थे, और मैं हर एक परिवार का 1 करोड़ बोल रहा हूँ। कुछ गलत बोल रहा हूँ? अमित शाह साहब झूठ बोल रहे हैं। अमित शाह साहब धोखा दे रहे थे पूरे देश की जनता को। 15 लाख जरूर आए हैं वो, पर अडानी जी को दे दिए गए। ये है बात। ईवीएम को लेकर के आप अगला प्लान कुछ बता रहे थे? ईवीएम के माध्यम से चुनाव नहीं होने वाला, किसी हालत में नहीं होने वाला। कितनी ताकत लगा ले, नहीं होगा। कोई किसी को परेशानी, दिक्कत है, कोई जो बहाना बना रहे हैं ना, लीगल रजीम नहीं है, कानूनी प्रावधान में चेंज लाना पड़ेगा, पार्लियामेंट जाना पड़ेगा, कुछ नहीं लाना पड़ेगा। मैं वकील हूँ, भेजें अपने वकीलों को, सॉलिसिटर जनरल साहब को भेजें,
अटॉर्नी जनरल साहब को भेजें, आप ईमानदार जर्नलिस्ट के सामने डिबेट तो कराएं, मैं उनको झूठा साबित करूंगा। मेरे ख्याल से 10 मिनट के अंदर अंदर दोनों सॉलिसिटर जनरल साहब और एडिशनल जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं देश के, दोनों आ जाएं, आपके सामने डिबेट कर लें। मैं किताबों से उनको झूठा साबित करूंगा अगर वो ऐसा कहते हैं कि कानून में तब्दीली लाने की जरूरत पड़ेगी पेपर बैलेट से चुनाव कराने की। पार्टी को बाइकआउट क्यों नहीं कर रही है ईवीएम का? बाइकआउट क्यों करना है? चुनावी मतपत्र से होंगे ना। आप करेंगे क्या इसके बाद? अब क्या करेंगे? इस देश में चुनाव मतपत्र से होगा, ये बात सुन लें। हमने क्या करना है? चुनाव आयोग हमारे नौकर हैं, हम उन्हें मजबूर करेंगे मतपत्र से चुनाव करें। 26 जनवरी के मद्देनजर 15 फरवरी तक के लिए दिल्ली में एक धारा 144 लगाई जाती है, इसे आप किस तरह देखते हैं? ये एक अपराध है। डॉक्टर ऋतु के केस में हमने साबित कर दिया है। डॉक्टर ऋतु का रोज प्रोटेस्ट होता है कि नहीं होता है? धारा 144 लगाई ना, उसमें वाइस चांसलर, उसमें रजिस्ट्रार, उसमें डीसीपी, उसमें सब आपराधिक मुकदमा हमने उनके खिलाफ तैयारी कर ली है, फाइल कर रहे हैं। तो पूरी दिल्ली में लगा ही नहीं सकते धारा 144। ये एक अपराध है। ये हम दुनिया के सामने साबित करेंगे कि अमित शाह साहब ये अपराध करने के मुखिया हैं, सर्वे सर्वा हैं। अमित शाह साहब के खिलाफ हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके एफआईआर दर्ज कराने की चेष्टा करेंगे। इसे ईवीएम के प्रोटेस्ट से भी कनेक्ट किया जा रहा है कि क्योंकि आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसलिए इसे लगाया गया। फिर भी हमसे पूछ रहे हैं कि चुनाव में आप सफल होंगे नहीं होंगे इस बार, फिर भी आप ये पूछ रहे हैं ईवीएम हटेगी नहीं हटेगी। जब अमित शाह साहब, मोदी जी इतना डर रहे हैं जनता से, हमसे नहीं, हमारी कोई हैसियत और बिसात नहीं है। जनता ने हमें मजबूर किया है, जनता ने हमें फोर्स किया है कि ये ईवीएम से चुनाव ना करा के, और हमें सिर्फ एक जिम्मेदारी दी है जनता ने कि आप आगे आके लड़ो, पूरे देश की जनता आपके पीछे खड़ी है, चुनाव सिर्फ मतपत्र से होगा। हमारी कोई हैसियत औकात है ही नहीं, हम सिर्फ जनता के स्पोक्स पर्सन हैं। जो जनता हमें करोड़ों करोड़ों फ़ोन करके बोल रही है पीछे मत हट जाना प्राचा जी, अगर पीछे हटे तो हम आपको भी गद्दार डिक्लेयर कर देंगे। हम अपने देश की जनता के सामने गद्दारी का जो तोहमत है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपनी जान दे देंगे, देश की जनता को अपने आप को गद्दार कहने नहीं देंगे। ईवीएम पर ही विपक्ष में ही दो फाड़ है। एक ही पार्टी के दो नेता कहते हैं, एक कहता है सही है और एक कहता है गलत है। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं गलत है ईवीएम, सुप्रिया निशीनेत कहती है कि सही है। तो जनता कैसे भरोसा करे? अभी देखिए, हमने साइंटिफिक प्रेजेंटेशन जैसे जिसके सामने कर दिए। बहुत से लोग वीवीपैट की भी बात कर रहे थे, लेकिन अब सिर्फ सब पेपर बैलेट की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ये टेक्निकल विषय होते हैं। हम लोगों ने जब हमसे लोगों ने बात करनी शुरू की है तो सभी लोग कन्विंस हो रहे हैं कि वीवीपैट भी धोखा है। जंतर मंतर पे आपने देखा ना कैसे हमने वीवीपैट को धोखेबाज वीवीपैट साबित कर दिया। कितनी देर लगी? 15 मिनट लगे ना। वैसे ही हम हर एक व्यक्ति जो ओपन माइंड से बात करना चाहता है उसको साबित कर देंगे कि सिर्फ चुनाव पेपर बैलेट से सेफ हैं, जल्दी होंगे, सस्ते होंगे, किसी भी और माध्यम से चुनाव सुरक्षित हो ही नहीं सकता। सिर्फ सर जंतर मंतर पे धरना देने से सोल्यूशन निकल जाएगा क्या? जरूरत नहीं है जैसे किसान आंदोलन हुआ था बॉर्डर पे, इस तरह का बड़ा आंदोलन? वही हमारा प्लान है। हमने अनाउंस भी कर रखा है कि हर एक स्टेट कैपिटल में प्रदर्शन होगा और परमानेंट प्रदर्शन होगा, जैसे किसान आंदोलन, CANRC या दूसरे अभी ट्रांसपोर्टर्स ने जो प्रोटेस्ट किया था वैसा होगा। हर एक जगह होगा, ऐसा होगा जैसा अभी यहाँ लगा हुआ है। और इसके अलावा हर एक जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं, 543 की लोकसभा सीटों के, वहाँ पे परमानेंट प्रोटेस्ट होगा। जितने भी जो ये वेयर हाउसेज हैं जहाँ ईवीएम मशीनें रखी जाती हैं वहाँ परमानेंट प्रोटेस्ट होंगे, पूरे देश में होंगे। पर जिस तरह से आप लड़ाई लड़ते हैं, मतलब साथ जाते हैं, चाहे वो CNRC का हो या किसान आंदोलन हो, जब आप देश की सबसे बड़ी समस्या बताते हुए ईवीएम के साथ हैं, मतलब ईवीएम के विरोध में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो लोग किसान क्यों नहीं आ रहे? बाकी लोग आपके साथ क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं दिख रहे सड़क पर? आपको अभी नज़र आ जाएंगे बहुत जल्दी में। हम अपनी जो स्ट्रैटेजी, एक तो हम सबके सामने कैसे डिस्क्लोज कर दें कि कौन कौन से आ रहे हैं। हम ये भी नहीं चाहते ना कि अमित शाह साहब और मोदी जी को इतना बड़ा धक्का इतनी तेज़ी से दे दें। अच्छा, किसान, सिर्फ किसान ही नहीं, मजदूर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग, पूरे देश की जनता हमारे, मैं आपको बताया ना वो एक फ़ोन हमने इशू किया था, वो क्रैश क्यों हो गया? वो हर एक संगठन का व्यक्ति फ़ोन करके हमें दिन रात सोने नहीं दे रहा है कि भाई आप और करो, लेकिन हम इंतज़ार कर रहे हैं 26 तारीख तक का, ताकि 26 जनवरी सुरक्षित तौर पे सावधानी पूर्वक और बिना किसी प्रॉब्लम के निकल जाए। उसके बाद आंदोलन को हम तेज़ करें। तो मोदी जी ने ऐसा मना किया कि संविधान से नहीं चलता, ऐसे तो नहीं बोला ना। तो विधान और विचार की बात की है। तो विधान संविधान है, विचार संविधान है, हमारा देश ही संविधान है और इस देश की जनता महान है। अब आप मोदी जी से पूछ लीजिए, मैंने कुछ भी एक शब्द भी गलत कहा हो तो वो मुझे अरेस्ट करके जेल में डाल दें।
संविधान ही विधान है और देश की जनता महान है। उसके अलावा मेरे ख्याल से किसी और विषय में बात करना महान धोखा है देश के साथ। किसी व्यक्ति की धार्मिक आज़ादी भारत का संविधान ही देता है, हर एक व्यक्ति की। प्रधानमंत्री जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जो एक मैसेज देश को देना चाह रहे हैं, उस मैसेज को आप किस तरह देखते हैं? क्या वो सही है, लोगों को समझना चाहिए? ये मेरा सवाल है। मेरा ये कहना है प्रधानमंत्री जी से कि देश में इतनी ताकत है आज कि देश का हर एक नागरिक करोड़पति हो सकता है। देश की संपदा इतनी ज़्यादा है, देश की संपदा इतनी ज़्यादा है कि हर एक परिवार, नागरिक नहीं, परिवार, करोड़पति परिवार देश का हो सकता है। इस बात को क्या मोदी जी नकारते हैं? नहीं नकार सके, क्योंकि मैं तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ। हर एक परिवार देश का करोड़पति होना चाहिए अगर प्रधानमंत्री ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो नहीं कर रहे तो बेईमानी हो रही है, ये बात तय है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति किसी भी अपने आराध्य की पूजा 1 करोड़ रुपए पूरे परिवार में आके ज़्यादा अच्छे से कर सकता है या बगैर 1 करोड़ 5 किलो अनाज के साथ कर सकता है? मैं ये भी जानना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से। हमारा ये कहना है जो भी जिसका आराध्य है वो उसकी पूजा करे, लेकिन ये 1 करोड़ रुपए जो चुरा के मोदी जी की सरकार ने सिर्फ अडानी को भर दिए हैं, हर परिवार का 1 करोड़ रुपए चुरा के जो अडानी के पेट में भर दिए हैं, वो लेकर भी तो हम पूजा आराधना अच्छे से कर सकते हैं या नहीं कर सकते? 23 तारीख से हमें ये सवाल पूछने चाहिए और 25 तारीख को वोटर्स डे है, हमें ये सवाल पूछने चाहिए। 26 तारीख को इस देश का जो है गणतंत्र दिवस है, संविधान इस दिन से लागू हुआ था, तो हमें ये सवाल करना चाहिए कि 1 करोड़ रुपए हर परिवार का कहाँ गया प्रधानमंत्री जी? वो ये अडानी जी से इतना प्रेम छोड़िए, हमारा 1 करोड़ रुपए दीजिए, तब हम अच्छी पूजा कर सकते हैं, नहीं कर सकते? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से। और मुझे तो लगता है कि अगर हर परिवार में 1 करोड़ आ जाएगा अच्छा, तो बड़े बड़े जश्न मनाए जाएंगे, अपने अपने आराध्य जो भी हैं जिसके, उसका आराध्य का अच्छा जश्न भी मना पाएगा। वो तो सर कल भी पूरे देश ने मनाया है। इतना अच्छा नहीं मना पाया, मैं तो पूरे देश में घूम रहा था। ये झंडे जो है ये तो आरएसएस ने बांटे हैं, लेकिन ये झंडों के अलावा 1 करोड़ रुपए